दो किस्म के मुख्तलिफ काम करने वाले गेस्ट को हमने बुलाया। सबसे पहले उनका कारोबार है जोल्टा बैटरीज। ईवी बाइक्स भी हैं, स्कूटीज भी हैं। इनका प्राइमरी बिजनेस गेमिंग है, गेम डेवलप करना। पाकिस्तान में किसी को एंड्रॉइड का पता नहीं था, तो मैंने लोगों को इकट्ठा करके ट्रेन करना शुरू कर दिया। विजन एक ही था कि किस तरीके से, जिस तरह चाइना पूरी दुनिया की फैक्ट्री है, तो हम गेमिंग की और मोबाइल एप्लीकेशन की फैक्ट्री बन जाएं फॉर गूगल प्ले स्टोर। अच्छा उस्मान भाई, अगर किसी ने अपना ज़ाती गेमिंग स्टूडियो बनाना हो, इसको प्लान कैसे करे? देखिए, अगर किसी ने अपना गेमिंग स्टूडियो बनाना है तो सबसे पहले वो देखे कि उसकी खुद की सलाहियत क्या है। $10,000 तक रेवेन्यू, नेट प्रॉफिटेबिलिटी वो निकाल सकता है। और फर्ज किया किसी का आइडिया हुआ बड़ा इनोवेटिव हुआ, वायरल होगी उसकी गेम, फिर तो मजे। फिर तो आप $1,00,000 भी बना सकते हैं। अगर कोई डेवलपर डिज़ाइनर है जिसके पास अच्छा आइडिया है, उसके पास अच्छी गेम बना सकता है, लेकिन वो पैसा लगा नहीं सकता, तो हम एज अ पब्लिशर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आपका दूसरा काम है जोल्टा की बैटरीज, इसकी बाइक्स और साथ में स्कूटीज। अगर किसी शख्स ने आपकी फर्ज किया लेनी हो, फ्रेंचाइज कहते हैं, डीलरशिप लेनी हो, इसका तरीकाकार क्या होता है? वो कितने पैसे खर्च करे तो फिर उससे डीलरशिप मिलती है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बिल्कुल नया है, बिल्कुल नए मौजू पे है, बिल्कुल इनोवेटिव चीज़ें इस पे होंगी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे पास कि हम दो किस्म के मुख्तलिफ काम करने वाले एक गेस्ट को हमने बुलाया, जिनका पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा नाम है और आप ऑलरेडी जानते होंगे। सबसे पहले उनका कारोबार है जोल्टा बैटरीज। जोल्टा की ईवी बाइक्स भी हैं, स्कूटीज़ भी हैं। और दूसरी बात जो बड़े कम लोग जानते थे, इवन मैं भी नहीं जानता था, मुझे अभी पता चला कुछ देर पहले कि इनका प्राइमरी बिजनेस गेमिंग है, गेम डेवलप करना। इनके गेम के डेवलपमेंट कंपनीज हैं या स्टूडियोज़ कह लीजिएगा, जहाँ पे गेम्स बनती हैं। और ये एप्पल स्टोर या फिर जो प्ले स्टोर है इसका गूगल का, यहाँ पे लोड करते हैं और वहाँ से पैसे कमाते हैं इन ऐप परचेज से या जैसे भी। ये दोनों बिजनेस डिफरेंट हैं। तो आज की जो बिजनेस की इनसाइट्स होंगी, मे भी आपको नए आइडियाज़ दे दें कि आपने कल को क्या करना है। मेरे ज़ाती वैसे इंटरेस्ट तो मोस्टली बना है गेमिंग में। उसकी रीज़न ये है कि मेरा खुद आईटी से ताल्लुक़ है, तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अपील करती हैं, अगरचे जो ईवी है वो बहुत गुड है। तो हमारे मौजूद गेस्ट, उनका नाम है उस्मान शेख। उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया हमारे शो में तशरीफ़ लेके आने का। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदद किया और हम आ गए। उस्मान भाई, आपको पता है आज आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इसको चेंज इस तरह से कर रहे हैं कि हमें पहले जितने भी गेस्ट मिले थे किसी और मौजू पे बिजनेस के मतलब हमने बातें की, लेकिन आपके पास वर्सटैलिटी है। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा आपसे पूछना लाजमी है कि कैसे आपने स्टार्ट किया, और साथ ये पूछना है कि ये दो तरह के मुख्तलिफ कारोबार को मैनेज कैसे करते हैं। तो जैसे दो बीवियाँ हो ना, तो उनमें इंसाफ करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने आगाज़ कैसे किया? सो बेसिकली मेरा जो सेटअप था, ये मैं क्योंकि यूईटी से ग्रेजुएट किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बैक इन 2004। ठीक है। तो उस वक्त ही एक जहन मेरा था कि मुझे जो है वो एक इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने हैं, और उसमें मेरा रोल ये हो कि मैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट करूं, उसको इस टीम बिल्ड करूं, और वो एक इदारा बन जाए और वो ऑटोनॉमी के साथ चलता रहे। तो मैंने सबसे पहले कहा कि 5 साल 10 साल जो है वो मार्केट से एक्सपीरियंस लेते हैं। तो मैंने टेक्नोलॉजिक्स ज्वाइन किया। टेक्नोलॉजिक्स से फिर मैं नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद चला गया। वहाँ से फिर मैं चाइना चला गया। अच्छा। जो मैं चाइना गया तो वहाँ, अब आपने आज तो देखें तो चाइना के बारे में, स्पेशली आफ्टर द वॉर, अब चाइना का कॉन्सेप्ट दुनिया में एक ऐसी कौम का है जो कि ऑलमोस्ट गोइंग टू बी अ सुपर पावर। सो बैक इन 2007-8 में अगर मैं चाइना जा रहा था तो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही थी कि ये इट विल बी गोइंग टू बी अ सुपर पावर, इकोनॉमिक पावर वो बनने जा रहे थे। उस टाइम कोई उतनी कंपनीज उनकी इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन उस दौरान मुझे ये फील हुआ था कि चाइना इज़ द राइट प्लेस जहाँ पर मैं एक उभरती हुई कौम के साथ काम कर सकूँ। वहाँ से मेरा जो है ना वो विज़न जो है वो बहुत डेवलप हुआ कि किस तरह चाइना ने अपने पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया है इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। आप देखें तो उसने मुख्तलिफ शहरों को
मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ ऑक्यूपाई करा दिया। ताइजू में आपके सारी की सारी कार ईवी की मैन्युफैक्चरिंग, आपके शेंजन में सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की फैक्ट्री, आपके हाइजू में कुछ और तरह का काम, गारमेंट्स का, आपका ईवू के अंदर। सो उन्होंने मुख्तलिफ अपने शहरों को पूरी इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया फॉर द वर्ल्ड। तो वहाँ से मुझे आया कि यार वाई डोंट आई गो बैक टू पाकिस्तान एंड वर्क इन पाकिस्तान फॉर माई कंट्री एंड कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी, कि वहाँ जाकर मैं देखूँ कि क्या चीज़ ऐसी है जहाँ पर मैं इकोसिस्टम डेवलप कर सकता हूँ। सो उस वक्त मुझे याद है 2008 के अंदर गूगल ने अपना एंड्रॉयड का प्ले स्टोर लॉन्च किया था। तो चाइना में ना एकदम उन्होंने शिफ्ट लिया, पूरी इंडस्ट्री जो विन-सी के अंदर काम कर रही थी, आप समझ लें कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा कंपनीज थी जो विन-सी के टैबलेट्स बना रही थी। उन्होंने जैसे ही गूगल ने एंड्रॉयड का ऐलान किया तो उन्होंने एक रात के अंदर ही शिफ्ट कर दिया और सारी की सारी कंपनीज ने एंड्रॉयड के ऊपर टैब बनाना शुरू कर दिए। वहाँ से मुझे फील हुआ कि एंड्रॉयड विल रूल द वर्ल्ड। मैं पाकिस्तान आया और मैंने एंड्रॉयड को पकड़ लिया। उस वक्त पाकिस्तान में किसी को एंड्रॉयड का पता नहीं था, तो मैंने लोगों को इकट्ठा करके ट्रेन करना शुरू कर दिया। विजन एक ही था कि किस तरीके से, जिस तरह चाइना पूरी दुनिया की फैक्ट्री है, तो हम गेमिंग की और मोबाइल एप्लीकेशन की फैक्ट्री बन जाएं फॉर गूगल प्ले स्टोर। और उसके लिए विजन ये बनाया कि 30% पाकिस्तान का शेयर होना चाहिए गूगल प्ले के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमारा 1 to 2% हो गया है। हम 30% तक इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि अब वो एक जो इकोसिस्टम था वो बिल्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा पाकिस्तान में स्टूडियोज़ हैं, 4000 से ज़्यादा इस वक्त मोबाइल गेम के पब्लिशर्स हैं जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पे काम कर रहे हैं। तो इस वक्त खुद ओजी ग्रुप के अंडर जो है 30+ स्टूडियोज़ हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। तो वहाँ से मुझे फील हुआ कि दिस इज़ द इंडस्ट्री दैट आई कैन कैरी। दूसरा मुझे था कि मैं एक, क्योंकि हॉलिस्टिक काम करता रहा, मुझे एम्बेडेड डिवाइसेस में काम करने का मौका मिला चाइना में, तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि किस तरीके से मैं हार्डवेयर प्लस मैकाट्रॉनिक्स जिसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और आईटी मिक्स हो के कोई चीज़ हो। तो वो मैंने देखा कि अपॉर्चुनिटी जो मेरे सामने आई वो आई ईवी की, स्पेशली आफ्टर द सक्सेस ऑफ टेस्ला। तो 2018-19 में मैंने विजन डेवलप किया कि वाई नॉट हम इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं, और उसके ऊपर मेहनत की, लोगों के पास गए मुख्तलिफ। आज जो आप बड़े बड़े नाम उस वक्त थे बाइक के अंदर, यूनाइटेड और रोड प्रेंस और इन सब के पास गया कि यार हम, आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वी विल बी योर सप्लायर इन टर्म्स ऑफ द ईवी बैटरी एंड मोटर। लेकिन उस वक्त किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया और सब ने कहा, हंसते थे, वो कहते थे कि यार ये क्या बातें कर रहा है, अभी तो लोग यही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो तो बड़ी महंगी होगी। एनी हाउ हम अपना जज्बा के साथ लगे रहे और 2021 में एक्स प्राइम मिनिस्टर ने उसको लॉन्च किया। और पाकिस्तान में जोल्टा जो है वो एक ईवी, लोग ईवी बाइक नहीं कहते, लोग कहते हैं जोल्टा। मैं तो जोल्टा ही ला सा। सो बेसिकली गांव नगर में अल्हम्दुलिल्लाह जोल्टा ईवी का एक नाम बना। उससे फिर जोल्टा बैटरी का हमारा काम शुरू हुआ, जोल्टा सोलर का हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जोल्टा जो है वो इन तमाम शोबों में काम कर रही है और उसमें आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान को लीड कर रही है। और साथ में जो है वो ऐप एंड गेमिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो कर रहा है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को पैरेलली फोकस करके लेके जा रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि एक बंदा 2 बीवियाँ रखता हो तो वो बैलेंस करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फैमिली वाइज भी ये प्लान किया और कारोबार के साथ भी यही प्लान किया। अच्छा उस्मान भाई, अगर किसी ने अपना ज़ाती गेमिंग स्टूडियो बनाना हो, इसको प्लान कैसे करे? कितना पैसा, किस तरह के लोग हायर करे, उसको क्या कुछ चाहिए? देखिए, अगर किसी ने अपना गेमिंग स्टूडियो बनाना है तो सबसे पहले वो देखे कि उसकी खुद की सलाहियत क्या है। वो डेवलपर है, वो डिज़ाइनर है, वो मार्केटियर है, वो मोनेटाइजेशन का बंदा है, या वो 3D आर्टिस्ट है। सबसे पहले अपना रोल डिफ़ाइन करे और फिर उसके मुताबिक जो काम उसने खुद करना है वो खुद प्लान कर ले। लेट्स सपोज अगर कोई एक मार्केटियर है कि उसको ये है कि मैंने जो ऐप डेवलप करवाऊंगा या गेम उसको प्ले स्टोर पे लॉन्च करूंगा, उसकी मार्केटिंग कैंपेन खुद चलाऊंगा, उसकी पब्लिशिंग खुद करूंगा, तो वो वाला रोल उसका हो गया। अगर उसमें वो ट्रेन है, अगर वो ट्रेन नहीं है तो फिर वो इस काम को नहीं कर सकता, उसका ट्रेन होना ज़रूरी है। साथ में फिर वो एक सीनियर डेवलपर, एक जूनियर डेवलपर, एक 3D आर्टिस्ट और एक UI UX या एक ग्राफिक डिज़ाइनर, साथ एक टीम। ये स्मॉलेस्ट टीम मैं बता रहा हूँ। इस स्मॉलेस्ट टीम के साथ आज के दौर में अगर किसी ने काम करना है तो उसको तकरीबन मिनिमम $50,000
और जो कि रिस्की हो सकता है, लेकिन बैकअप में उसके पास अगला $50,000 पड़ा हो। तो $1,00,000 का टोटल बजट हो, लेकिन $50,000 में कोशिश करे कि काम चल जाए। अगर नहीं चलता तो बैकअप में $50,000 उसके पास हो। तो अंदाज़न तकरीबन 6 महीने से साल के अंदर बिज़नेस रेवेन्यू जनरेशन शुरू कर देता है और $10,000 तक रेवेन्यू या नेट प्रॉफिटेबिलिटी वो निकाल सकता है $1,00,000 गेम से $1,00,000 लगा के। अच्छा, उसमें उसको मल्टीपल गेम्स बनाना होंगी, तकरीबन 5-6 गेम्स अगर वो बना लेता है और उस पर मार्केटिंग करता है उसकी, तो वो $1,00,000 लगा के $10,000 साल बाद महीने की पोटेंशियल है बनाने का। और फ़र्ज़ किया किसी का आइडिया हुआ बड़ा इनोवेटिव, वायरल होगी उसकी गेम, फिर तो मज़े। जी, वो तो ऐसे ही है कि कोई आपकी प्रोडक्ट हिट हो जाती है, फिर तो आप $1,00,000 भी बना सकते हैं। लेकिन ये है कि जो मैं एक सस्टेन्ड बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि एवरेज $1,00,000 के सरमाए से आप $10,000 महीना बना सकते हैं। अच्छा, जो 3 लोग आप कहते हैं टीम में रखिए, जिसपे सीनियर जूनियर डेवलपर्स 2 लोग और एक यूआई के एक्सपर्ट, ये 3 लोग किस सैलरी रेंज में मिल जाएंगे? तकरीबन $10 लाख का बजट हो पर मंथ, जिसमें ये सारी टीम बन जाती है। ठीक है। और इसके साथ जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होंगे वो सेपरेट हैं। वो आप समझ लें कि अब आप एक कोवर्किंग में चले गए हैं तो आप 15,000 पर मंथ पर पर्सन दें तो तकरीबन 1 लाख डाल लें। 1 लाख रुपये, बिल्कुल ठीक है। बल्कि सस्ता वो पड़ता है ये कोवर्किंग स्पेसेस वगैरह सस्ते। जैसे जैसे फिर ग्रो करें, कमाएं, तो काम को आप अपना ऑफिस बना लें, आप सेपरेट हो जाएं। बिल्कुल। अच्छा, मसला एक ये आता है पाकिस्तान में ना, लोग पैसे इन्वेस्ट करते हुए, स्पेशली जो वर्चुअल किस्म के बिजनेस है जिसमें आपके जो सारी जो इन्वेंट्री है ये कहीं हार्ड फॉर्म में ना हो, उस पर यकीन नहीं करते, उस पर ना वो उस पर एतबार करके आगे चलते नहीं हैं। आप के पास 500 लोग हैं, इनकी माहाना सैलरीज कितनी होती होंगी? इनकी माहाना सैलरीज तो $3-4 लाख से ऊपर चली जाती हैं, यानी 10 करोड़ के पास माहाना सैलरीज। तो खुदा के बंदो देख लें, ऐसा भी होता है, एतबार करें, ये कारोबार चलते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको लगता है कि इसमें नए पर्सनस के लिए बिल्कुल उतने ही मौके हैं जो कि जैसे आपने 10 साल पहले स्टार्ट किया हो ऐसे? नहीं, वो तो बिल्कुल उस तरह नहीं है, क्योंकि जब हमने शुरू किया उस वक्त तो मार्केट बहुत गैप था, सैचुरेशन नहीं थी। अब तो बहुत टफ है। मैंने जब काम शुरू किया मैंने तो $30 लाख से भी कम पैसों से शुरू किया था, लेकिन और उसी से फिर मैंने इतना बड़ा एम्पायर भी बिल्ड किया, उसी को री इन्वेस्ट किया, उसी को बड़ा करता रहा। लेकिन अगर आज के दौर में करें तो उसमें काफ़ी सरमाया चाहिए। दूसरा, बहुत कंपटीशन है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा लगा के सक्सेसफुल हो सकते हैं। तभी अब थोड़ा सा मॉडल चेंज हो गया है। जो लोग पुराने हैं जैसे हम हैं, हम एज अ पब्लिशर भी एक्ट करते हैं कि अगर कोई डेवलपर डिज़ाइनर है जिसके पास अच्छा आइडिया है, उसके पास अच्छी गेम बना सकता है, लेकिन वो पैसा लगा नहीं सकता, वो इतना $50,000 $1,00,000 अरेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक गेम 2 गेम्स बनाता है और उस पर 5 लाख 7 लाख रुपए का सरमाया खर्च करता है, तो हम उसकी गेम को एज अ पब्लिशर अपने साथ अटैच कर लेते हैं और उसके साथ 70-30 की शरह पे काम करते हैं, 60-40 भी करते हैं, जिसकी बेसिस पे हम उसकी गेम को मार्केट करते हैं और वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो 15 साल का हमारे पास नॉलेज है हम उसको पहले दिन अप्लाई करते हैं तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितने लोग हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई डेवलपर डिज़ाइनर एक टीम अप हो के हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो हम एज अ पब्लिशर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जो गूगल का आपका पब्लिशर वाला अकाउंट होगा, ये अकाउंट कभी बैन हो या इसकी कहीं रीच कम कर दी जाए या कुछ ऐसा? क्योंकि कंट्रोल वो करते हैं ना। ऐसा होता है। उसकी वजह ये है कि अभी जब वॉर हुई थी तो इंडिया ने अपनी सारी ट्रैफिक, इंडिया की ट्रैफिक हमारी ऐप्स एंड गेम्स पे बंद कर दी थी, तो उसकी वजह से हमें रेवेन्यू का लॉस हुआ था। और लाज़मी बात है, आप जब ट्रैफिक वहाँ जाएगी नहीं, वहाँ के लोग डाउनलोड ही नहीं कर सकते जो पाकिस्तान से ऐप्स लॉन्च हुई हुई हैं या गेम्स हुई हुई हैं, तो एक आपको थ्रेट तो आता है। इसी तरीके से अगर कोई मसला इस लेवल पे चला जाए जो कल को US लेवल का हो, तो उसमें तो फिर वो लाज़मी बात है आपको बैन कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि अमेरिका चाइना की वॉर जो चल रही है, जो कि कोल्ड वॉर है, जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ इकनॉमिक की वॉर है, उसमें वो जितने इस वक्त मोबाइल फ़ोन्स हैं फ्रॉम अमेरिका, जिसमें आपका सैमसंग जो कोरियन है और आपके एप्पल हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन प्ले स्टोर और गूगल प्ले और ऐप स्टोर हैं, लेकिन जितनी प्रोडक्शन चाइना से होती है चाइनीज़ फ़ोन्स की,
जिसमें हवावे या वीवो या ओप्पो, उसमें आपको गूगल प्ले और अलाउ नहीं है। तो आप वो सारी जो इकॉनमी है वो सारी की सारी जो है वो इस एक फैसले से जो ट्रंप ने किया था उससे उनको कितना बड़ा लॉस हुआ। लेकिन क्योंकि वो इतनी बड़ी सुपर पावर है या इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है कि उन्होंने अपने ऐप स्टोर लॉन्च कर लिया। हवावे का अपना है, वीवो का अपना ऐप स्टोर है। अब वो सेपरेट इकोनॉमीज डेवलप हो रही हैं, बट इट्स नॉट दैट ईजी टू यू नो मूव टू दैट थिंग। तो हम पाकिस्तानीज़ के लिए काफ़ी सूट करता है जो ये सारे ऐप स्टोर हैं और प्ले स्टोर हैं। इसी तरीके से जो ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं उनके लिए अमेज़ॉन है, सऊदी अरब में और यूएई में जो है नून है, और इस लोग इसके थ्रू प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, आपका दूसरा काम है जोल्टा की बैटरीज, इसकी बाइक्स और साथ में स्कूटीज़। अगर किसी शख्स ने आपकी फ़र्ज़ किया लेनी हो, फ्रेंचाइज कहते हैं, डीलरशिप लेनी हो, तो इसका तरीकाकार क्या होता है? वो कितने पैसे खर्च करे तो फिर उससे डीलरशिप मिलती है? उसके लिए क्या क्या तरीकाकार होता है? बेसिकली हमारी जो बैटरी है वो पाकिस्तान की वाहिद लोकल मैन्युफैक्चर्ड बैटरी है, और ये काम हमने 2021 में शुरू किया था। और हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी की बैटरीज़ हैं, जो कि आज की जो सारी लेड एसिड बैटरीज़ हैं, मैं लोगों को ये बताता चलूँ कि लेड एसिड इज़ आउटडेटेड। लेड एसिड बैटरी जो है उसकी साल की लाइफ है, 1.5 साल की लाइफ होती है, और आपको रिप्लेस करनी पड़ती हैं। और उसमें जो है वो जो उसका कर्व है, जो उसकी जैसे जैसे आप यूज़ करते हैं ना, तो उसका जो स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है जैसे जैसे यूज़ होती है। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता हर घर में रिप्लेस होनी है। हम जो बनाते हैं वो लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरीज़ हैं, और दूसरी सुपर कैप बैटरीज़ हैं। सुपर कैप बैटरीज़ क्या हैं? वो फास्ट चार्ज करती हैं और उसकी लॉन्गर लाइफ होती है, यानी कि 10 साल की लाइफ है। तो एक तो वो सोलर के अंदर यूज़ होती है, वो ईवी बाइक में, ईवी रिक्शा में यूज़ होती है। वो सारे एटीएम जो यूपीएस बैकअप लगे हुए हैं बैंक्स के अंदर, वहाँ हम ऑलरेडी मिज़ान बैंक को, बैंक इस्लामी को हमने उनके तकरीबन 200 से ज़्यादा एटीएम वहाँ पे डिप्लॉय की है। और इसके अलावा जितनी इंडस्ट्रियल है, फोक लिफ्ट जो ईवीज़ के हैं, उसमें ये हमारी साउथ अफ्रीका में सप्लाई होती है। स्ट्रीट लाइट्स में हम कनाडा में सप्लाई करते हैं। तो जिसने भी आज हमारी डीलरशिप लेनी है बैटरीज़ की, उसको कम से कम 10 बैटरीज़, यानी कि आप समझ लें कि 2 मिलियन के करीब उसको स्पेंड करना होगा, और उसको एक अच्छा मार्जिन तकरीबन 5 से 6% मिलेगा। अगर किसी ने हमारी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेनी है तो उसको 1 करोड़ रुपया, यानी कि 50 बैटरीज़ के लगभग तकरीबन उसको स्पेंडिंग करनी होगी, और महीने का उसका साइकिल होगा कि उसने ये कमिटमेंट पूरी करनी है, तो उसके मुताबिक वो हमसे डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, डीलरशिप में और डिस्ट्रीब्यूशन में? डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आगे उसको एक एरिया दे देते हैं कि आप आगे 10 डीलर बना लें। अच्छा, सही। यानी उस इलाके में फिर आपके थ्रू, हाँ, उनके फिर थ्रू हम काम डायरेक्ट होगा। डीलर्स नहीं करेंगे, हम उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे तो वो करेंगे। ठीक है। और डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी मार्केटिंग कैसे करेंगे उस इलाके में? अच्छा, जो जहाँ तक तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है वो तो हम खुद करेंगे। जोल्टा का जो ब्रांड नेम है वो माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत है, लेकिन अगर उन्होंने अपनी साथ करनी है तो वो डिजिटल मार्केटिंग में हर कोई आजकल अपना फेसबुक का पेज, इंस्टा का पेज बना लेता है और उसके थ्रू मार्केट करता है। वैसे रवायती जो लोग थे सारे जो इस तरह की डीलरशिप लेते हैं, वो कैसे करते हैं मार्केटिंग? मैं उसको नहीं जानता, मैं तो ऑनलाइन जानता हूँ। ज़्यादातर जो रवायती हैं वो आपने देखा है कि बिलबोर्ड्स लगा लेते हैं, और साथ में जो है वो केबल के ऊपर अपना ऐड चला लेते हैं। तीसरा जो है वो आजकल जो है व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेज देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब 90 ज़्यादातर लोगों को समझ आ गई है फेसबुक के थ्रू खुद ही पेज बना के उसके ऊपर वो फीड्स करते रहते हैं और ट्रैफिक आ जाती है, कैंपेन चला लेते हैं मार्केटिंग की। जो बंदा डीलरशिप लेता है, इसको 10 बैटरियों से आगाज़ करना पड़ेगा इसका, और डीलरशिप में 10 बैटरियाँ आपसे लेके चले जाएगा, या आप उसको एक्स्ट्रा बैटरीज भी देते हैं और ये सिक्योरिटी होती है? नहीं, हम उसको आफ्टर सेल सर्विस, हम उसको बैटरीज देंगे साथ, लाजमी बात है। वो 20 लाख इन्वेस्ट करेगा, हम उसको सप्लाई देंगे। ठीक है। और इसी तरह वो सर्कल रोटेट करेगा। लेकिन ये है कि अगर उसको कोई बैटरी में इशू है तो आफ्टर सेल सर्विस में हम 5 साल की हमारी वारंटी है, और उसमें कोई भी फॉल्ट हो तो वो रिप्लेसेबल होता है, और अगर उसकी गलती हो तो फिर हम उसका चार्ज करके तो उसको फौरी तौर पर उसका मसले का हल कर देते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है
इसको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपसे? उसको हम बेसिकली तो एक जो भी डीलर उस इलाके के हमसे रब्ता करेंगे हम उसकी तरफ डायरेक्ट कर देंगे। एक तो उसको मार्केटिंग की जो बजटिंग या कस्टमर है वो हम ही उसे एक्वायर कर देंगे। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें एक डीलर है और हमारे पास डायरेक्ट कस्टमर आता है तो हाँ अगर वो उस इलाके का है तो हम उस डीलर को कर देंगे। तो एक चेन है कि डिस्ट्रीब्यूटर को डीलर्स प्रोवाइड कर देते हैं, डीलर्स को कस्टमर प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कस्टमर भी डायरेक्ट आ जाता है और डीलर भी डायरेक्ट आ जाते हैं। एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा हम उसको एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर को परसेंटेज देते हैं जिससे वो अपना मार्जिन भी रखता है और आगे डीलर का मार्जिन भी उसको देते हैं। थर्ड, उसको हम प्रमोशनल मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करते हैं और 60 गिफ्ट हैम्पर्स प्रोवाइड करते हैं और ख़ास सर्टन टारगेट्स के ऊपर उसको उम्रा की टिकट जो है वो प्लान हो जाती है और कोई ना कोई ट्रिप्स प्लान हो जाते हैं। और कितना उसका एरिया होता है डिस्ट्रीब्यूशन का? अगर आप देखें तो इस वक्त लाहौर में 3 जोन हैं, एक है साउथ का, एक सेंट्रल और एक नॉर्थ। तो उसमें 3 डिस्ट्रीब्यूटर से 5 डिस्ट्रीब्यूटर का प्लान हो जाता है। इसी तरह फिर गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है, फिर जीटी रोड के अंदर पूरा एक सिस्टम है, फिर एक फैसलाबाद और पिंडी भट्टियाँ ये वाला एक रूट है, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, फिर एक पेशावर का रूट है। तो इन जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे तकरीबन हमारा ये होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर 10 डीलर्स की एटलीस्ट एरिया कवर कर सकता हो। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा इसके पास सिर्फ आपकी बैटरीज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी या जो बाइक्स और स्कूटीज की भी? नहीं, सिर्फ बैटरीज की। अच्छा, अगर वो लेनी हो बाइक, अगर बाइक की लेनी हो तो वो फिर क्योंकि जो बैटरी का काम करते हैं वो फोकस बैटरी का करते हैं और जो बाइक का करते हैं वो फिर फोकस बाइक को बेचने का काम करते हैं। तो इस वक्त तकरीबन हमारे तकरीबन 70 के करीब बैटरी के डीलर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, और हमारे अपने जो सेंटर्स हैं वो लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पेशावर में हैं, मुल्तान में हैं। और बाइक का जो है वो ओवरऑल तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल है 250 से ज़्यादा, क्योंकि वो पहले से शुरू किया हुआ था और हम इसको इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं। जोल्टा बैटरी को मैं हेड कर रहा हूँ एज ए CEO, जोल्टा इलेक्ट्रिक को जो है वो हमारे साथ एक और पार्टनर हैं वो हेड कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक बंदा था जिसने 2 शादियाँ की और 2 शादियाँ करके उसने बिल्कुल अच्छे अंदाज से इंसाफ किया। दोनों ही बीवियों को जो चीज़ लेके देनी, इकट्ठी लेके देनी, खिलाना पिलाना भी बिल्कुल वैसे। तो उसने करनी खुदा की ऐसी हुई कि दोनों बीवियों की डेथ एक दिन होगी। उसने कहा कि अच्छा, मैंने दूसरा डोर एक निकाला घर से ताकि दोनों के एक टाइम पे बाहर लेके जाऊं। तो ऐसे ही दफनाया एक टाइम पे। ख्वाब आया कि उसको नए दरवाजे से निकालना है। ख्वाब आया कि बीवी ये कहती है तू बड़ा जालिम है, तूने इंसाफ नहीं किया उससे नए दरवाजे से और मुझे पुराने से। ये इंसाफ जब 2 अदद डिफरेंट कारोबारों से करना पड़ता है, आपकी हाथ, बाजू, टांगें कहाँ इन्वॉल्व होती हैं, कैसे होती हैं? अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने ना बड़ा इसका एक प्रोसेस डिफ़ाइन कर दिया। क्योंकि देखें, ये एक होती है स्ट्रेटजी, फिर एक एग्जीक्यूशन, फिर एग्जीक्यूशन के बाद ऑपरेशंस। तो ये एक तकसीम है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों में मुख्तलिफ नॉलेज बांट दी है कि किसने क्या जिम्मेदारी लेनी है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो आई एम मोस्टली इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटजी, प्लानिंग, विजन एंड एग्जीक्यूशन पार्ट। लेकिन एग्जीक्यूशन के आगे जब एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करना, ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर देना, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट। तो जब आप एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, आप उसका एक इकोसिस्टम बिल्ड कर लेते हैं, आप उसके सिस्टम्स बिल्ड कर देते हैं, प्रोसेसेस बना लेते हैं और आप उनका एक बिजनेस मॉडल क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद ऑपरेशंस जो लोग होते हैं जैसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, वो फिर पूरी कंपनी को ऑपरेशनली चला रहा होता है। मेरा काम यह है कि किस तरीके से फाइनेंशियल मसल को स्ट्रॉन्ग रखना, किस तरीके से बिजनेस मॉडल, सेल्स, रेवेन्यूज़ कंटिन्यू रहना, और आगे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो कारोबार है उसमें कोई तब्दीली आ रही है, उसमें R&D करके उनको दोबारा से नए टीम के साथ या नए एग्जीक्यूशन मॉडल पे शिफ्ट करवाना और फिर से ऑपरेशंस के हवाले कर देना। सेम फैमिलीज़ में भी यही होता है, क्योंकि आगे ऑपरेशंस में तो ख़वातीन ही होती हैं जो बच्चे और घर चलाती हैं, लेकिन एज अल्लाह ताला ने इंसान को जो ये सलाहियत दी है उसकी बेसिस पे वो 2 चीज़ों को उसको बैलेंस करें। एक टाइम का बैलेंस है, एक पैसे का बैलेंस है। अगर आप ये मैनेज कर लेते हैं, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, तो आप जिस तरह फैमिली मैनेज कर लेते हैं इस तरह कारोबार भी मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। और जो आप बनाते हैं EV बाइक या स्कूटीज बनाते हैं,
ये सिर्फ यहाँ पे असेंबल करते हैं या इसके डिस्क्रीट पार्ट्स भी यहाँ पे बनते हैं? बेसिकली जब हमने शुरू किया तो हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान का नारा, क्योंकि अगर आपने दुनिया में छाना है या दुनिया में अपना नाम पैदा करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलें। क्योंकि मैं बचपन से जब लोगों में मिलता बैठता था तो मैं देखता था लोग ना एक दूसरे को मुख्तलिफ अपनी कि ये मैंने घड़ी इसकी पहनी है, मैंने कपड़े इसके, तो हमेशा हम जब कहते थे ना ये जापानी कपड़ा लेना है या ये हमने इस्त्री जो है जापानी लेनी है, तो मेरे अंदर से ना तकलीफ़ होती थी। मुझे होता था कि यार हमें अपने ऊपर क्यों फ़ख्र नहीं है, हाँ वाई शुडंट वी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, हमें किस चीज़ की कमी है। हालांकि हमें बचपन से ही बताया था पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं, पाकिस्तान में, और वाक़तन पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ कमी हम एहसास कमतरी का शिकार है, हमें अपने ऊपर गर्व नहीं है, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर हम लोगों की ये जो जहनी गुलामी है इससे निजात दिला दें कि यार हम दुनिया की बेहतरीन कौम है, अगर हमारे जहन आज़ाद है, और वो कैसे होंगे जब हम अपने पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तानी कपड़ों पे फ़ख्र करें, हम दुनिया को बताएं यार ये मेड इन पाकिस्तान मैंने पहना हुआ है, ये मेड इन पाकिस्तान जूते पहने हुए हैं, ये मेड इन पाकिस्तान गाड़ी है, ये मेड इन पाकिस्तान माइक है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो कि हमें एलीट क्लास नहीं दे दी है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर ये बैठ गया। तो मैंने ये देखा कि यार अल्लाह ताला ने मुझे सारी नेमतों से नवाजा, मैं क्यों ना वो एलीट क्लास बनूं कि ये इसको 180 डिग्री शिफ्ट डालूं और लोगों को ये बताऊं कि अगर मैं फ़ख्र कर सकता हूं मेड इन पाकिस्तान जूते पहनने पे, कपड़े पहनने पे, मेड इन पाकिस्तान बाइक बनाने पे, उसको चलाने पे, तो आप लोग भी फ़ख्र करें। तो इससे फिर चेंज आता है। सो यही मिशन के साथ मैं पाकिस्तान आया और इसी को लेके चल रहा हूँ। उस्मान भाई, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन जो मेरे जहन में आया, आपने वहाँ भी टाइम काफ़ी गुजारा चाइना में और पाकिस्तान में, दोनों अक़वाम के अंदर आपको इनकी तरबियत, इनके रवैये, इनके काम करने के अंदाज में क्या फ़र्क नज़र आया? हम क्यों पीछे रहते हैं? अगरचे सब कुछ हमारे पास होगा, हमारी भी आबादी काफ़ी है, लोग पढ़े लिखे भी काफ़ी हैं, लेकिन दोनों के रवैये में फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो ये है कि वहाँ पर उनका वो चाइनीज़ आपस में एक दूसरे के साथ सिंसेयर है। सिंसेयर इस तरीके से है कि अगर एक चाइनीज़ जो है वो कोई काम शुरू करता है तो वो दूसरे को सपोर्ट कर देता है। वो उन्होंने एक ऐसे इकोसिस्टम बना लिया है कि अगर आप देखें कि किसी ने एक फैक्ट्री लगाई है तो अपने ब्रांड से कोई चीज़ निकाल रहा है, अब उसको ये कॉम्प्लेक्स नहीं है कि यार कोई और आके कहता है यार मुझे फ़लाँ ठप्पा लगा के दे दे, उसको ना वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इस वजह से वो ओपन है कि यार तुम भी करो काम, तुम भी करो, तुम भी करो। 1000 प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, मुख्तलिफ नामों से बना लेते हैं। तो उस चीज़ में वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो एक दूसरे को बकअप करते हैं, वो एक दूसरे को, और ऊपर से गवर्नमेंट यूनी डायरेक्शनल है, आपको यूनी डायरेक्शनल पॉलिसीज़ मिलती हैं, आपको एक सोच मिलती है, इख्तलाफी बात कम होती है, अच्छी बात को प्रमोट किया जाता है। जबकि पाकिस्तान में हम एक दूसरे को देख के किसी की तरक्की से जलते हैं। अगर आप वो 3 इडियट्स का डायलॉग हो तो वो मैंने अपनी लाइफ में बहुत महसूस किया है। मैंने लोगों को बहुत सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा अभी भी करता हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि यार मैं तो इस विजन से कर रहा हूँ कि ये मैंने इसका अजर आखिरत में लेना है, मैं दुनिया में नहीं लेना, मैं दुनिया में किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। लेकिन मैंने देखा कि लोगों के अंदर वो 3 इडियट्स वाला कॉन्सेप्ट वो बड़ा सही था कि यार अगर आपके दोस्त है ना और एक जाके वो रिजल्ट आता है तो वो देखता है, तो जाके देखता है कि ये फेल ना हो गया हो, लेकिन देखता है कि यार फेल में इसका नाप नहीं है, तो वो ऊपर जाते जाते देखता है कि ये तो टॉप कर गया है। तो वो एक जुमला कहता है, वो जुमला ये कहता है कि अगर दोस्त आपका फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। तो ये हमारे इंडो पाकिस्तान में, ये इंडियंस में भी है और पाकिस्तान, ये बरसगीर की मिट्टी के अंदर मसला है कि हमें एक दूसरे की तरक्की से जलन होती है, हमें हसद होता है, हमारे अंदर किबर आ जाता है, और ये हमारे जवाल की निशानी है। असल में हम सॉफ्ट स्किल की वजह से पीछे हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम में ना एक दिल बड़ा नहीं है, हमारे अंदर सोच बड़ी नहीं है। अगर वही जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे कि दिमागी जब तक आज़ादी हासिल नहीं ना होगी तो आप जितने मर्जी चीज़ें अपने साथ अटैच कर लें, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। चाइना इससे आज़ाद है, वो आज़ाद हैं इस ख्याल में कि हमने हर चीज़ अपनी बनानी है, भले वो बुरी है। वो देखें, वो जब शुरू हुए थे तो जो बाइक हमने इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान में, जब वो शुरू हुए आज से 50 साल पहले, तो वो 10 किलोमीटर की टोटल कवरेज करती थी, लेकिन उस कौम ने उसको एक्सेप्ट किया।
उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हमने चाइना में बनाई है, हम इसको चलाएंगे, हम बेहतर करेंगे। आज वो 500 किलोमीटर की रेंज की भी बाइक बनाते हैं, आज वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को चैलेंज करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक हिस्ट्री बिल्ड की। जब हम पाकिस्तान में आए, हमने लोगों को ये कहा कि यार अगर ये आज 80 किलोमीटर कर रही है ना, तो शुक्र करो, चाइना में 10 करती थी, तो हमें बातें सुनने को मिलती थी 80 नहीं, हमें तो 150 चाहिए, हमें तो 120 चाहिए, हमें तो इतनी सस्ती चाहिए। यानी कि यहाँ पर तनकीदी जहन और हर चीज़ में कीड़े निकालने वाला जहन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है, और पॉजिटिव बात और मुस्बित बात की बहुत कम इनकरेजमेंट होती है। मुझे आज तक किसी ने इनकरेज नहीं किया कि यार तुमने, यू हैव उस्मान, वेल डन मैन, यू गो अगेंस्ट द विंड, तुमने हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान बनाई, तुमने मोटर बनाई, तुमने बैटरी बनाई, तुमने इस सोच को प्रमोट किया। नो, एवरीबडी इज सेइंग ये क्या चीज़ बना दी है, ये तो चलती नहीं, इसमें तो ये मसले हैं। यानी कि हम हर वक्त एक तनकीदी ज़हन से चलते हैं, और वो चेंज जब तक नहीं आएगा, जो कि आ रहा है, क्योंकि मेरे जैसे आप जैसे लोग हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, जो लोगों का जहन बदल रहे हैं कि हमेशा ये देखो कि ग्लास भरा कितना हुआ है, खाली की तरफ सोच रखोगे तो हमेशा नुकसान उठाओगे। अगर अभी पीछे इंडिया में एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनका इंतकाल हुआ, उन्होंने, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उन्होंने कहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी का खुलासा ये है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मुस्बित सोच है और सबसे बुरी चीज़ मनफी सोच है। अब आप देख लें हमारी मुस्बित सोच कितनी है और मनफी कितनी है, ये इस अलम का शिकार है। उस्मान भाई, बड़ी माजरत कि मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये है कि मैंने जितना एनालिसिस किया ना यहाँ पे कौम का, आप यकीन जानिएगा कि हमारी कौम ने ना रिवर्स गियर भी 5वां ईजाद कर लिया है। हम उस रफ्तार पे वापस जा रहे हैं, उसकी वजूहत सुनने वाली हैं। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान 70s में चाइना को सपोर्ट करता था, उसका एयरपोर्ट पहला पाकिस्तान में बनाया और उसकी एयरलाइन भी पाकिस्तान में बना के दी। इसके बाद कतर एयरवेज, दुबई की वो एमिरेट्स हमने बनाई है। इसमें सिंगापुर का हमने सपोर्ट किया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करनी है। बिल्कुल ऐसे, अंदाज़ा कीजिए। अब अगर हम 70s की बात करें ना, तो उस वक्त ज़्यादा रुझान था हमारे लोगों का वोकेशनल ट्रेनिंग का। उसकी वजूहत सुनने वाली है। पढ़ना लिखना इसलिए चाहिए कि इंसान को शौर आए, ना कि उससे रोज़गार मिले। और जो लोग कुछ थोड़ा सा हो ना, फोकस करके पढ़ते हैं कि मुझे लीडरशिप के लिए रेडी रहना है। फॉर एग्जांपल MBA करते हैं, तो MBA वाले लोग जो हैं किसी बिजनेस के अंदर जाके लीडर बन सकते हैं। इनके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी सब लोगों को चाहिए कि ये ऐसे स्किल्स सीखें जिसमें हैंड्स ऑन करें, पैसा उससे कमाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब हमारा मसला एक चेक करने वाला है। आप पूरे पाकिस्तान में चेक कर लीजिएगा, आपको दुख वो सेम होंगे जो मेरे दुख हैं। जिस बंदे के विजिटिंग कार्ड पे जो उसका प्रोफेशन लिखा है ना, वो इसके अलावा साइंसदान भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सब कुछ है। सियासी तज्जिए उससे करवा लेंगे ना, आप यकीन जाने हमारे गली मोहल्लों के वहाँ लोग बैठ के ना सियासी तज्जिए करते हैं। मुझे फिर आता है वहाँ पे जहन में, एक ग्रेजुएशन में ना इंग्लिश में एक स्टोरी थी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक टांगे वाला जिसको शौक था कि अपने मोहल्ले में जाकर बताए मुझे तो बड़ा इल्म है भाई, तो उससे पता चला नया कोई कानून आ रहा है जिससे दुनिया बदल जाएगी। तो फिर उसको ना काफ़ी हजीमत इससे उठानी पड़ी थी। हमारे यहाँ पे ना मुबसर भी ऐसे हैं, अक्ल के अंधों का शहर है, यकीन कीजिएगा। आंखें लगी हमारी, अक्ल क्या मानते हैं। उसकी वजह पाकिस्तान में ना, अगर फ़र्ज़ किया लोग ये जान लें कि तनकीद और तज़हीक में फ़र्क है। तनकीद इज़ ए गुड थिंग। ये किसी चीज़ में ना कीड़े इसलिए निकालते हैं तज़हीक करने के लिए। हाँ बिल्कुल, वही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक मज़े की बात बताऊं मैं, हमारे पास जितनी भी स्टोरीज लगती है ना बच्चों की, जो हमारे बच्चे ट्रेन होते हैं, जनरल होती है। हमारे एक बच्चे ने ये 2-3 माह पहले एक रिकॉर्ड लगाया फ्रीलांसिंग में, 1 करोड़ कमा के। इस 1 करोड़ की बात जो ही हमने की, तो उसके साथ ही कई हमारे जो फॉलोअर्स थे उनकी ईगो हर्ट हुई, जिनकी इंग्लिश भी अच्छी थी, जिनकी तालीम भी अच्छी थी, उनकी ईगो हर्ट हुई। तो साथ ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया झूठ है, फ्रॉड है ये। देखिए, ये तो हम जानते ही नहीं ना अभी फ़िलहाल कि हमें रवैये कैसे चेंज करने थे। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला रवैयों का है। सबसे पहले ये रवैये कौन से हैं, इसमें ना आज तक हमें पता नहीं चला कि इख्तलाफ होना फितरी अमल है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, तरक्की इससे होती है।
जब आप पाकिस्तान में देखिए किसी बंदे से इख्तलाफ होगा, वो बंदा उससे समझता है ये दुश्मनी होगी है, वो दुश्मनी के लेवल पे आके लड़ना चाहता है उससे। ऐसे ही है। यहाँ से बहसें इस लेवल तक पहुँचती हैं कि वो इसको जज नहीं कर पाते। अब देखिए, मुझे आपसे इख्तलाफ था, आप मेरी बात सुन रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि आप समझते हैं चीज़ को, बाकी लोग नहीं समझते। इख्तलाफ होना चाहिए। पूरी दुनिया में अल्लाह ने इख्तलाफ ही रखा था तो कायनात का निज़ाम चला है। इख्तलाफ ये था कि अगर दिन ही होता या फिर रात ही होती, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। जी जी, इख्तलाफ चाहिए ना इस पे भी। अब इसी तरह से देखें, एक घर के अंदर जितने भी लोग हैं इनके रवैयों में इख्तलाफ होता है, तो हमें इसको कबूल भी करना चाहिए। दूसरी बात एक और है, पाकिस्तान में ना लोग यकीन कीजिएगा किसी भी शख्स को जब तोलते हैं ना, ये तोलते हैं उसकी पॉकेट से। पॉकेट के अंदर झांक के नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो अपने कपड़ों से बाकी अच्छे अंदाज से बड़ी फैंटास्टिक सी पॉकेट दिखा दे, या अपना वॉल्ट अपना मोटा सा दिखा दे, तो कहते हैं यार ये बंदा मुअज़्ज़ज़ है। ऐसे ही। आप यकीन जानिएगा कि मेरा एक अंदाज है, सादगी से रहने वाला है। मुझे कई लोग ना जब मिलते हैं ना उस अंदाज से, ये तो हम रेडी होते हैं इसके लिए, जब ऐसे मिलते कहते हैं सर हमने तो कहा आप ऐसे होंगे फलां होंगे। कई लोग परसेप्शन बना लेते हैं मालो वो दौलत। किसी के कपड़े चेक करके उससे ना जज करते हैं, जबकि मैंने तो दुनिया के बड़े अमीर लोग वैसे भी देखे जो सादा थे बिल्कुल। अब ये पहला इनका मसला रवैयों का है, और दूसरा मसला है इनोवेशन को हम लोग कबूल नहीं करते। जो आपने जो बात की है ना अभी, कि मैंने इनसे कहा कि भाई मैं आपको चीज़ें सप्लाई करूंगा, मुझसे ले लो, मुझसे पार्टनर करो। तो पाकिस्तान में ना जब गाना घिस पिट जाता है ना टेक्निकल गाने, तो ये तब जाके उसके पीछे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड में हैरान हुआ सचमुच कि आप 2004-5 की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं, लेकिन देखें आज भी लोग इसकी डेवलपमेंट से ये बाकी इसको समझने से कासर है पाकिस्तान की बड़ी आवाम। आपने जो बात की ना 70s में हमने लोगों को सिस्टम्स दिए, ये वो है जिसकी वजह से मैंने अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और आईटी में फोकस किया, क्योंकि 70s के बाद दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का शिफ्ट आना शुरू हुआ। पाकिस्तान अपने आप को पिवट नहीं कर सका। जो आपने इनोवेशन की बात की, कि आज भी आपको पता है दुनिया में जो खिलौने बनते थे जो खाली मैकेनिकल होते थे, जो गरारी वाला और वो जो लकड़ी की काटी और उस तरह के खिलौने, पाकिस्तान अरूज पे था। लेकिन जब शिफ्ट आया उसके अंदर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो गई, उसमें चिप हो गई, उसमें पीसीबी आ गया, वहाँ से हमें मार पड़ना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने उसकी जगह ले ली, क्योंकि हमने पिवट नहीं किया। हमारे हुक्मरानों ने सोचा नहीं कि दुनिया आगे कहाँ जा रही है, किस तरह चेंज हो रही है। चलें आप छोड़ दें 70 को, आज 2025 में बैठे हैं, आज भी अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि अगले 5 साल में, 10 साल में क्या चेंज आ रहा है, क्या शिफ्ट आ रहा है, जिसमें पूरी दुनिया जो मूव हो रही है। हम अपने पाकिस्तान को आज उस तरफ मूव करें विद राइट पॉलिसीज़, विद राइट टैक्सेशन, विद राइट माइंडसेट, वो भी आज मिसिंग है। क्योंकि जिस तरह हम आज भी अपने महीने के ट्रेड डेफिसिट में फंसे हुए हैं, आज भी हम IMF के कर्ज़ों के जकड़े में और उनकी बातों में फंसे हुए हैं, और हम उससे, उस बवर से निकल ही नहीं पाते, और उसी में फंस के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम बेहतर हो रहे हैं। हालांकि आप हर अगले साल में पिछले साल से आगे ज़्यादा कर्जों में दबे हुए हैं, आप ज़्यादा, हाँ आप गिर रहे हैं नीचे, लेकिन आप फिर भी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट और साइकी का कसूर है। जब तक ये चेंज नहीं होगा, इनोवेशन नहीं आएगी, और उसको एक्सेप्टेंस, यानी कि पिवट नहीं करेंगे, हम पूरी कौम को पिवट करें विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़, ताकि आपका पूरा जो निज़ाम तालीम है, जो आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की, ये सारा कुछ एक पैकेज के तौर पर है। देखें, स्टीव जॉब ने कहा था कि मैं पूरी अमेरिका में एक फ़ुटबॉल स्टेडियम वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ नहीं भर सकता, जबकि चाइना में मैं कई हज़ार स्टेडियम जो है वो उस तरह के बंदों से भर सकता हूँ। तो मैं कैसे अमेरिका में प्रोडक्शन कर सकता हूँ? तो हमारे पास तो इतनी पॉपुलेशन थी, हमने ना उनको वोकेशनली ट्रेन किया, ना हमने उन्हें एजुकेट किया, ना हमने उनकी तरबियत की, ना हमने उन्हें किसी भी तरीके से मंझधार के धारे में डाल के एक ऐसी तरफ डायरेक्शन दे दी हो कौम को कि यार तुम निकल सकते हो। और अभी भी जो अभी बजट आया है उसमें आप देख लें कि टैक्सेशन, उन्होंने हाइब्रिड कार्स को प्रमोट करना था, EV को प्रमोट करना था, उन्होंने टैक्सेशन उसमें बढ़ा दी। उन्होंने IT में सैलरीज को 1% कम करके ब्रेन ड्रेन रोकने की बातें कर रहे हैं। मतलब आई डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग दे हैव डन इन टर्म्स ऑफ कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की अच्छी पॉलिसीज़ बना लेते हैं, बाकी
ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनको टैक्स प्रॉपर कैलकुलेट उनसे नहीं होता। उनको नज़र आ रहा है कि यार लोग हाइब्रिड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, अब वो ज़्यादा खरीदेंगे अगले साल, तो उधर से कमाना शुरू कर दो। यानी कि ये एक ऐसी मैंटेलिटी, सिक मैंटेलिटी है कि हम इससे बाहर नहीं आ पाते। हम अपनी कौम को एक जिसे कहते हैं ना कंसिस्टेंट पॉलिसी दे दें, जिससे एटलीस्ट उसके माइंड में हो कि यार 10 साल हमने एक ऐसी नेशन बनना है जहां पर हम अपनी कार्स, अपनी बाइक्स, अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हों। उस तरफ की मैन्युफैक्चरिंग की माइंडसेट ही नहीं बिल्ड कर पा रहे, तो इवेंचुअली क्या होगा, आप जहाँ से प्राइस कम मिलेगी दुनिया में, आप वहाँ से चीज़ एज अ ट्रेडर लेंगे, आपका फिर ट्रेड डेफिसिट आएगा, आप फिर उसी भंवर में फंसते चले जाएंगे। तो कहीं भी इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि हम राइट माइंडसेट के साथ राइट पॉलिसीज़ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल है, आपके ख्याल में जो भी हुकूमतें वक्त है हमारी, अब की पिछली हुकूमतें जो भी फैसले ऐसे करती हैं, क्या ये अपनी ज़्यादातर नाअहलियत की वजह से करती हैं या अपनी कमज़ोरी की वजह से? कमज़ोरी की वजह से ज़्यादा करती हैं। यानी नाअहल नहीं है? नाअहल देखें, ज़्यादा कमज़ोरी ज़्यादा इस वजह से होती है कि पता है, आज देखें, आज तो एआई का दौर है। मैं एक अभी डीप सीक पे या चैट जीपीटी पे लिखता हूँ, वो मुझे 1 सेकंड में बता देता है कि ये पॉलिसीज़ अपनाएं। बल्कि मैंने किस तरह फाइनेंशियल एजुकेशन ली, एआई से ली, कि मुझे बताओ कि पाकिस्तान के कर्जे कैसे कम हो सकते हैं, मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान इतने कर्जों में कैसे डूब गया। उसने मेरे सामने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रख दिया। उसने एक चीज़ बता दी कि फिजिकल डेफिसिट कैसे कवर होगा, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे, एग्रीकल्चर पे कैसे करेंगे। तो आजकल नॉलेज इज़ देयर, इट्स ऑल अबाउट पुटिंग इट इनटू इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप देखें तो नून लीग या जो पंजाब गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज बीन डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ के इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज़, कि अगर आपने कुर्बानी हुई तो अभी सफाई कितनी ज़बरदस्त हो गई, लाहौर की सड़कें बेहतरीन बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, क्योंकि इसमें उनकी कमांड है, उसमें कमांड है, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, तो वो रिजल्ट आ रहे हैं। जहाँ इनके ऊपर प्रेशर है वहाँ इनके पास दे डोंट हैव द वे आउट टू कम आउट ऑफ दैट प्रेशर। अगर प्रेशर मुख्तलिफ मुल्कों का है या IMF का है, दे डोंट हैव द वे आउट। तो वो होता ये है कि उससे निकलने में फिर इनको कुछ समझ नहीं आती, और कोई ऐसा दबंग या स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है जो अपनी कौम को रेडी कर सके कि यार कुछ साल तकलीफ़ के उठा लो, ताकि फिर एक अच्छा जो है ना मुस्तकबिल होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये जो टैक्स के जो इन्होंने भी इतलाक़ किया है टैक्स का, इससे किन किन कारोबारों को कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या कारोबार इससे कम होगा या ज़्यादा होगा? देखा जाए तो कारोबार ओवरऑल, देखें, अगर हम बातें तो कर रहे हैं ओवरऑल, मैं ये कहता होता हूँ कि पाकिस्तान की वजह से ये आज हम हैं। अल्लाह ने जो मुझे इतना दिया वो पाकिस्तान में ही मैंने कमाया, आपने भी इसी तरह किया, तो बेहतरी होती है। हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि अगर वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ होती, सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता, तो जहाँ पर हम हैं आज हम इससे 10 टाइम्स आगे होते। कंसिस्टेंट पता कब होती है? जब अवाम को पता चले कि सिर्फ और सिर्फ सिविल हुकूमत को सपोर्ट करना है और हमेशा जो भी हुकूमत होगी इसको सपोर्ट करना है। ये 2 साल के लिए ना, यकीन कीजिएगा, ऐसे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और फिर इनकी वो फिरकी घूमती है और कहते हैं नहीं नहीं फलां लीडर अच्छा है। कंसिस्टेंसी सबसे पहले तो यहाँ से आती है अवामी रवैये से। अवाम को चाहिए ये चीज़ सीखे कि एक रिग्ड इलेक्शन था USA का, जो कि उस पर इल्ज़ाम था पिछला इलेक्शन ट्रंप वाला। हिलरी क्लिंटन ने अपनी तकरीर भी तैयार कर ली थी। ये तैयार करने के बाद अचानक पता चला कि वो हार गई है। अमेरिका की कई स्टेट्स में एहतजाज होने शुरू हो गए, और कैलिफोर्निया स्टेट समेत कुछ स्टेट्स ने कहना शुरू कर दिया हमें या अलहदा कर दो, हमें ट्रंप कबूल नहीं है। लेकिन यकीन जानने का हुआ ये कि वहाँ के लोग, वहाँ की सियासतदान इतने मैच्योर हैं, और यकीन कीजिए इस एक रवैये पे मेरा दिल करता है उनको सल्यूट करूं। सल्यूट क्यों? उन्होंने कहा यार जो हमारे ज़ाती मसले इनको घर तक रहने देंगे, अपने हम कपड़े बाहर डोर के बाहर जाके नहीं धोएंगे। उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को, अपने किसी और अहदेदार को बुरा नहीं कहा और कबूल कर लिया और उनको चलने दिया। हमें चाहिए कि हम भी अपने कपड़े ना बाहर जाके ना धोएं। हमारा जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा हमें उस वक्त उसको सपोर्ट करनी चाहिए, तनकीद चलती रहने देनी चाहिए, उनके कामों पे तनकीद, ताकि उनकी तस्हीह हो सके।
लेकिन आप देख लीजिएगा, आप चेक कीजिए, 2 गवर्नमेंट्स होंगी ऐसी शायद आज तक, यस 2 गवर्नमेंट्स जिन्होंने 5 साल पूरे किए और इसके दौरान भी उनके प्राइम मिनिस्टर बदल गए थे। तो कंसिस्टेंट किस्म की जो पॉलिसीज हैं ये कहाँ से आएंगी? जो लेके आना चाहेगा ना उसको पता ही नहीं मैंने 2 साल के बाद कहाँ पे होना है। ऐसे ही है। ऐसे ही ना? लेकिन अभी उसमें चेंजेस ये हुई हैं कि SIFC बनी है। अब ये है कि जो पॉलिसीज़ हैं थोड़ी सी सस्टेन करेंगी, आई डोंट नो करती हैं कि नहीं, लेकिन उस्मान भाई एक समझने थोड़ा में ऐसा है, एक थोड़ा ऐसा है, वो ऐसे आता है उस दिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी सारी साइड पे होती हैं, ऐसे ही है। तो ये जो मर्जी कानून साजी कर लें, जब तक अवाम का साथ नहीं इनको मिलता कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। ये आज से 30 साल पहले भी ऐसे थे जब से हमने नोट करना शुरू किया, आज भी ऐसे ही है, ये नहीं बदलेगी। इसकी वजूहत ये हैं कि आप देखिए तारीख में कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो 2/3 अक्सरियत लेके आए थे। 2/3 अक्सरियत यहाँ का कोई इदारा नहीं चाहता, पाकिस्तान का इदारा वो चाहता जब भी कहीं आए ना हुकूमत, कोई डोलती हुई हुकूमत आए, हंग पार्लियामेंट जिसे खान साहब ने कहा था, हंग पार्लियामेंट। अब 2/3 अक्सरियत वाले लोग कितने स्ट्रांग हो सकते हैं? फिर तो वो वोट लेके मैं भी आई हूँ, लेकिन जब थोड़ा आया फिनिश। उसके बाद देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे जाके उसके सरात पहुँचते हैं इन दी लॉन्ग रन। अब पॉलिसी चेंज होती हैं, 1 पर्सन आयता है ऊपर, वो फैसले करता है सब कुछ, अवाम की राय सुनी नहीं जाती। वो आपने लतीफ़ा सुना होगा ना कि एक चौधरी पिंड का होता है, तो वहाँ पर एक बड़ा होनहार, बड़ा बाशऊर लड़का होता है। वो कहता है कि यार मैं इधर अपने गांव की खिदमत करूँगा, बड़ा करूँगा। तो वो ना सारे इलाके के लोग चौधरी को वोट देते हैं, चौधरी की हवा होती है। तो चौधरी बीमार हो जाता है, अलील हो जाता है। अब पता लगता है कि ये इसके दिन करीब हैं, तो वो बंदा जो है ना वो बड़ा एक्टिव हो जाता है कि अब जो है वो मेरी बारी आ जाएगी, मैं आ जाऊँगा। तो जब चौधरी चला जाता है तो चौधरी का बेटा आ जाता है। तो कहने का मकसद है कि वो चौधरी ਜਿਹੜਾ है ना वो पावर वो चौधरी के बेटे को मिलनी है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। नहीं, इसकी एंड द रियलिटी इज जो जहाँ के चौधरी है ना, एक दफ़ा उनको अवाम मान ले कि यार चौधरी हैं और उनके ऊपर डाल दे कि दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग नाउ। जी जी, वी शुड हेल्ड देम अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। हाँ जी, ताकि एक चीज सीधी तो हो, उन्हें कहीं यार चोरी ना हो, हम मान लेते हैं। हाँ। ठीक है ना। एक और चीज़ बड़ी अहम है इसमें कि आप देखिए कि यहाँ पे ना अगर फ़र्ज़ किया हमने ये चौधरी जिसको भी बनाना होगा, जिसको भी, हम उनमें से कुछ और जो चौधरी हैं इनको ऐसा क्यों नहीं करते, कोई हुकूमत से हट के मशावरत रोल दे दें। आखिर उनके पास तजर्बा तो होगा, किसी के पास कारोबार का तजर्बा है। आप यकीन जानिएगा मैंने पूरी तारीख में कभी भी फेवर में बात नहीं की पीपी के। मैं कभी सियासी रवैया यहाँ शो नहीं करवाता, लेकिन मजबूरी ये है कि मैं उससे बहुत मुतासर हूँ, बिलावल से। बिलावल से मुतासर ये हूँ, बिलावल का मैंने 4-5 साल पहले देखा ये करण थापड़ के साथ इंटरव्यू। करण थापड़ इंडिया में वो मशहूर यानी एंकर है जिसके पास मोदी साहब ने कांपना शुरू कर दिया था और पानी मांग लिया था, हार के छोड़ दिया था। वो इतना होता धड़ल्लेदार किस्म का बंदा है। जिस अंदाज से वहाँ पे दिफा किया ये कमाल था। एक और चीज़ बड़ी अहम थी, जो ही खान साहब की हुकूमत गई तो ये मुश्तरका हुकूमत इनकी आ गई, तो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा बने बिलावल साहब। मैंने असल में पसंद करना वहाँ से शुरू किया एक बात से। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग भी वो काम करना शुरू कर दें, किसी की पर्सनैलिटी पे तनकीद ना करें, उसकी कामों पे तनकीद कर लें। वहाँ पे ना उन्होंने कहा, अमेरिका गए ये, उन्होंने कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर, पिछले एक्स प्राइम मिनिस्टर खान साहब, वो तो रशिया गए थे जबकि रशिया ने जंग लगाई है यूक्रेन में। उस जंग के माहौल में जाना, इससे मुराद ये नहीं है कि आप लोग सपोर्ट करते हो रशिया को। तो बिलावल साहब ने कहा वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ये हमारा अपना निजी मामला है। ये है वो स्टांस जो चाहिए। हम जब बाहर जाएं ना, हम कहें वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे वो एक्स हो चुके हों, चाहे जो भी हों, हमें उनको कबूल करना चाहिए ना। इस तरह से उनकी ताकत बढ़ेगी ताकि थोड़ा जो है ना वो ना आ सके। तो पॉलिसी जो बनती है ना पाकिस्तान में, पॉलिसीज़, वो पॉलिसीज़ में भी फिर लॉन्ग टर्म चलें, हमारी किस्मत भी बदले। यहाँ पे एक चीज़ अहम वो है जो दहशतगर्दी, ये ख़त्म होनी चाहिए। इसके बगैर कुछ नहीं बनना हमारा। हमें तो चाहिए पूरी कौम को सपोर्ट करे। एक मसला और भी है इसमें ना, जो मैं ChatGPT से पूछ रहा था कि दुनिया में कौन सी हुकूमतें हैं जहाँ पर अमन है। तो आप देखें कि इस्लामी ममालिक में जो मिडल ईस्ट के सारे ममालिक हैं
हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है, हमारे ताल्लुकात भी उनसे बेहतरीन है। यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, मतलब आप वहाँ रहते हैं और वहाँ आप अपना घर खुला छोड़ दें, आपके वहाँ पे लाखों डॉलर भी आपने भूल गए हैं तो कोई चोरी नहीं होता। अब अगर ये वाला अमन कायम हुआ है तो उनके पास एक सिस्टम है और हमारे उनसे ताल्लुकात भी अच्छे हैं। एक वक्त में हमने उनका साथ दिया, उनको एमिरेट्स बना दी, जो भी बना दिया। अब हमसे कोई तजर्बा ले लें कि यार ये आप अमन कैसे, क्योंकि देखिए एक इस्लामी मुल्क हो या कोई भी फलाई रियासत हो, उसका पहला जुज़ है आवाम की जान और माल की हिफाजत। अगर मैं यहाँ पर हर वक्त इस टेंशन में हूँ कि यार कोई मेरे से गन पॉइंट पे कुछ ना छीन ले, कोई मेरे से फलाना कर ले, एक जो भी है होता या नहीं होता, एक तासुर बना हुआ है। ये तासुर ख़त्म होना चाहिए ताकि सबसे पहली चीज़ जब लोगों को ये होगा ना कि यहाँ पर अमन है, तो आप समझ लें आपने 99% लोगों के दिल जीत लिए ये करके। नंबर 2 है कि आप अमनो अमान के बाद खुशहाली के ऊपर मेहनत करें, कानून, और फिर कानून जो है ना वो सबके लिए बराबर हो। आपको देखें यूएई के अंदर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इस तरह की है कि आपको पता है कि यार आप काम गलत करते इस वजह से नहीं है कि यार मैं पकड़ा जाऊंगा। यहाँ पर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पकड़े जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस उल्टा है। आपको ये है कि यार ये मैं अगर कर भी लूँगा ना तो मुझे किसने पूछना है, यहाँ मैं किसी का ताल्लुक़ लगा लूँगा। हालांकि बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले अमन व अमान, दूसरे नंबर पे है कानून की अमलदारी, नंबर 3 पे है खुशहाली। अगर ये 3 प्रोसेस आज बच्चे को पता है, इसको अप्लाई कराने में मैं कहता हूँ छोड़ें पाकिस्तान को। यार पहले आप किसी एक सिटी को पकड़ लें, आपका फैसला होना चाहिए कि लाहौर में ये मैंने यूएई की तरह का एक सिस्टम बना देना है कि अमन व अमान, फिर कानून की पासदारी और फिर खुशहाली। अगर आप रोल मॉडल लाहौर को बना दें या कराची या इस्लामाबाद या कोई भी एक छोटा शहर पकड़ लें जहाँ पे मैक्सिमम आबादी 8 मिलियन 7 मिलियन है 6 मिलियन है, आप उसको रोल मॉडल बना के दें और वहाँ पर ये मशहूर हो जाए कि यार ये दुनिया का दुबई की तरह का शहर है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर कॉपी कर लें। मतलब जब तक हम ये एफर्ट्स नहीं करेंगे तो ये जो हम ख्वाबो ख्याल में बैठे हैं ना कि पाकिस्तान फिर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए हमें हर दफ़ा इवेंट क्यों चाहिए होता है मुत्तहिद करने के लिए कि जी वो अरशद नदीम ने कर दिया तो कौम मुत्तहिद हो गई, हमने इंडिया के वो जनाब जेट तैयारी करा दिए तो कौम। वाई नॉट वी आर मुत्तहिद विदाउट एनी रीज़न। हम बगैर उसके क्यों नहीं मुत्तहिद हैं, हम बगैर उसके क्यों नहीं एक दूसरे का साथ देते, हमें क्यों कोई इवेंट चाहिए होता है इकट्ठे होने के लिए। इसका मतलब है हमारे अंदर रवैये ख़राब हैं, हम अंदर से जो है ना वो सही तरबियत नहीं या कंट्रोल में नहीं है। आप ही चेक कीजिएगा उस्मान भाई, दुबई का जो पुलिस का सिक्योरिटी सिस्टम है ना, ये पंजाब की आईटी बोर्ड में बना के दिया था 10 साल पहले। जब ये तैयारी कर रहे थे ना उसकी, जो क्या इनका होता है 2020 वाला जो था इनका इवेंट था, एक्सपो थी, इस एक्सपो की तैयारी से पहले इनको बना के दिया, पाकिस्तान ने बना के दिया और पंजाब ने बना के दिया है। आप अंदाज़ा कीजिएगा वो सिस्टम उनके पास तो वर्क कर रहा है, हमारे पास भी तो आ सकता है, वर्क नहीं करता। इसकी दूसरी रीज़न भी है, एक मिसाल पहले सुन लीजिएगा। श्रीलंका में तामिल टाइगर्स थे, तो तामिल टाइगर्स हमारे बचपन से लेके चल रहे थे, वो टॉप 10 में थे जो दहशतगर्द थे उनके। तो श्रीलंका ने पाकिस्तान से कहा कि प्लीज़ ये दहशतगर्दी ख़त्म कर दो। तो मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान ने वहाँ पे जाकर उनकी हेल्प की, ख़त्म कर दी। हम यहाँ पे ख़त्म नहीं कर सके। ख़त्म क्यों नहीं कर सके? असल में हमारे लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपको पता है अभी तक कि पाकिस्तान में लाहौर जो है ये दुनिया के टॉप 10 सेफेस्ट सिटी में शामिल है? नहीं, हमें पता नहीं था। हम दुबई में थे 5-6 साल पहले, तो वहाँ पे बातें हो रही थी यहाँ कोई चीज़ रखें तो 10 दिन के बाद वहाँ से मिलेगी, चोरी नहीं होती। तो तब ना सिक्योरिटी पे सर्च करना शुरू कर दी, मेरे साथ कोलीग हैं उन्होंने सर्च की, तो हम हैरान हो गए। हम कहते हैं यहाँ पे तो चोरियाँ भी होती हैं, फलां भी होती हैं। पता चला कि ये चोरियाँ और दुनिया के बड़े शहरों से कम होती हैं। इसकी एक मिसाल बड़ी अहम है। पाकिस्तान में आपने लाहौर के अंदर कोई बड़ा बिजनेसमैन किडनैप होते देखा है? कभी सुना हो? मेरे एक दोस्त हैं, नहीं है ही नहीं, कोई बिजनेसमैन यहाँ से अगवा नहीं होता। आप देखिएगा कराची से ही होते हैं। अच्छा एक बात सुनिए, मेरे एक दोस्त हैं, तो उनका ई कॉमर्स का बिजनेस है। मेरे पॉडकास्ट में कहीं उन्होंने बहुत बड़ी रकम बताई जो उनकी सेल्स की थी। इनफैक्ट उनकी उससे बाद सेल्स बढ़ गई। जब वो अरब रुपए की बात की उन्होंने,
उसके बाद किसी ने डराया, उनको बात बताया कि यार यहाँ पे तो सिक्योरिटी इशू होते हैं, आपने क्यों बताया? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स रख लिए। अब वो काफ़ी डरते हैं। मैंने भी उनसे एक सवाल किया कि आपके तल्लुकात कारबिल लोगों से हैं, सारे जो मोटे मोटी सामी हैं आप उन्हें जानते हैं, आपने कभी देखा किसी को थ्रेट आई हो? लोअर सिक्योर है ना, काफ़ी सिक्योर है। अब मसला ये है कि हम इस चीज़ को अगर मानते कि ये अच्छा है तो फिर हम इसको कॉपी करके बाकी जगहों पे लेके जाने की कोशिश करते। जब हम हैं ही इसके खिलाफ, इसे मानते नहीं हैं, तो कैसे कॉपी करेंगे? एक और चीज़ बड़ी अहम है, पाकिस्तान में रवैयों का मसला ये है, लोग कानून तोड़ने के बाद खुशी महसूस करते हैं। असल में आप चेक करें, जब कभी इशारा तोड़ेंगे ना, उधर पुलिस वाला खड़ा भी हो, उससे बच के जाने वाला पर्सन कहेगा देखिए फिर। जिस कौम में ये चीज़ होगी, पाकिस्तान में मुझे बताइए कोई एक बंदा आपकी नज़र में हो जिस बंदे ने पाकिस्तान की अदालतों में से केस हारने के बाद उसे कबूल कर लिया हो। अब वो बंदा कहता है मेरे साथ हुआ नाजायज़ है, नाजायज़ कहेगा, उसे मानते नहीं है उसको। फिर क्या अदालतें 100% झूठे केस ही करती हैं? ऐसा होता तो मुल्क तबाह हो चुका होता। मसला यह है कि यहाँ पे लोग किसी भी चीज़ जो उनके खिलाफ चीज़ होती है उस चीज़ को कहीं कबूल नहीं करते। दूसरा मसला यहाँ पे धड़ेबंदी है। जिस मुल्क के अंदर आज भी वोट बरादरी कौमों की बुनियाद पे मिलते हो ना, उस मुल्क के अंदर ना तरक्की की राह में ये बड़ी रुकावट भी है। वजह यह है कि मे भी कोई दूसरा पर्सन हो किसी और ज़ात का, लेकिन अच्छा हो, हम उसे मौका ना दें। हमें इन चीज़ों को किल करना चाहिए, धड़ेबंदी ख़त्म करनी चाहिए, अकरबा परवरी ख़त्म करनी चाहिए। आप यकीन जानिएगा, मुझे पता चला बीमारियों का, मेरे ऑफिस में ना आप चेक कर लीजिएगा, मेरे जितने लोग नए आते हैं ना टीम में, ये डरते हैं कि इनके भाई भी इसी टीम में हैं, तो हमने कहीं इनके भाई की बात की तो सर माइंड ना करें, फलाना करें। अब सब जानते हैं मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को बिल्कुल उसी तरीके से गुजरना पड़ता है जैसे बाकी टीम। बिल्कुल, आप कह रहे थे ना कि ये सारी चीज़ें हमें ख़त्म करनी चाहिए। हाँ जी, उसका तरीकाकार क्या है, वो हमें अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए। यस। अच्छा उस्मान भाई, आप हमारे देखने सुनने वाले दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, वो क्या पैगाम होगा? वैसे तो बहुत से पैगाम हैं जो मैं चाहता हूँ कि सुनने वाले उसका असर लें, लेकिन जो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है वो ये है कि सोच जो है वो अपनी पॉजिटिव रखें। ये मेरी भी ज़िंदगी का निचोड़ है कि आप शक जितना, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, असल में ये वो वैल्यूज़ हैं जिससे आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। देखें, मान लें कि किसी के अंदर प्रॉब्लम भी है, मान लें कि, लेकिन अगर आप उसका पॉजिटिव साइड देखेंगे तो आप खुद स्ट्रेस में कम रहेंगे, डिप्रेशन में कम, टो में कम रहेंगे। आप जितना शक करेंगे या आपका शक्की ज़हन होगा, आप उतने सवाल ज़्यादा करेंगे, आप उतनी इन्वेस्टिगेशन, उसकी वजह से तंग कौन हो रहा है? आप तंग हो रहे हैं, आपकी वजह से दूसरा तंग हो रहा है। जबकि इसकी दूसरी एलिमेंट ये है कि आप जब अच्छा गुमान करेंगे तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक अच्छा फ़ैसला करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें काम ज़्यादा करना चाहिए, बातें कम करनी चाहिए, और लैंग्वेज जो है ना, वो कहते हैं कि अपने साथ जो आपके टीम वर्क में लोग हैं, इनफॉर्मल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जैसी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए कि अगले को कहे बगैर समझ आ जाए कि क्या चाह रहे हैं। तो ये मेरा पैगाम है कि एज अ टीम वर्क काम करना सीखें। और उसके लिए एक शेर भी है कि न जाने कौन है जिसकी तलाश में नासिर, हर एक सांस मेरा सफ़र में रहता है। तो अगर लोग एक जस्तजू में रहें ना, तो हर वक्त वो एक मंजिल की तरफ गाँव, जब आपके पास सामने मंजिल हो तो आप सफ़र करते हैं ना, तो आपका ध्यान इधर उधर ज़ाया नहीं होता, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपके सामने मंजिल है। आप देखें तो हमारे जो वालदैन हैं वो बच्चे का 22 साल का 23 साल का तो काफ़ी कैरियर बना देते हैं, किस तरह के बेटा तुम डॉक्टर इंजीनियर तुम वकील बनोगे। अब वो 23 साल की उसके सामने मंजिल है ना, वो उस पर लगा हुआ है। मसला कहाँ आता है? मसला अगले 23 अगले 40 साल का है। वो मंजिल कोई नहीं बताता, वो ना माँ बाप बता रहे होते हैं, ना बहन भाई बताते हैं, ना लोग वो मेंटोर्स ढूंढते हैं। तो अगर किसी ने कामयाबी हासिल करनी है तो दुनिया में ऑलरेडी कामयाब लोग मौजूद हैं, आपको वो ढूंढने हैं और उनको कहना है कि मुझे वो उस तरफ पहुंचा दें, क्योंकि सब रास्ते सही नहीं हैं, सब ठीक नहीं हैं। और इसकी सबसे गहरी मिसाल ये है
कि लाहौर से अगर सब ठीक होता तो एक रास्ता यहाँ से गुजरांवाला जाता है, एक यूएस जाता है, एक मंडी बाउद्दीन जाता है, एक पागल खाने भी जाता है, एक हस्पताल भी जाता है, एक जेल भी जाता है। इसका मतलब है अगर सब रास्ते ठीक होते तो जेल जाना भी ठीक है, अस्पताल जाना भी ठीक है, पागल खाने जाना भी ठीक है। इसलिए एक तो सब ठीक नहीं है, तो जो ठीक है उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस बंदे से रब्ता कर लें जो उस रास्ते से गुज़र चुका है। अब मिसाल के तौर पर किसी ने यहाँ से जाना है सकरदू, तो व्हाट इज़ द राइट पर्सन टू गो कि सकरदू कौन गया है, तो आप एक ऐलान कराएं कि यहाँ से लाहौर से कोई सकरदू गया है। अगर किसी ने एक बंदे ने भी हाथ खड़ा कर दिया तो इट इज़ अ सफिशेंट एविडेंस दैट द अदर पर्सन नोज द वे फ्रॉम लाहौर टू सकरदू। आप फिर फॉलो करें उसको, आप पहुंच जाएंगे सकरदू। सेम वे में जो कामयाब लोग हैं आप उनको ढूंढ लें और उनको फॉलो करें, आप भी वहाँ पहुंच जाएंगे। ये मेरा पैगाम है। उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातें माशाल्लाह बहुत कीमती की। दोस्तों आपने मेरे ख्याल में एंजॉय किया होगा। आपके ज़हन में जो सवालात आए तो नीचे कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम दोबारा से दरख्वास्त करेंगे उस्मान भाई से आपके सवालात को लेकर। तो हम 1-2 माह तक आपके सवालात वगैरह नोट करते हैं, फिर देखते हैं आप क्या चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो लाजमी करेंगे दोबारा से पॉडकास्ट। दूसरी बात एक और है, जाते जाते कह दूँ कि दोस्तों हमारा जो SEO ब्लॉगिंग वाला कोर्स, हमारा AI वाला कोर्स, हमारा इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर कोर्स, ऐसे कई कोर्सेज हमारे नेक्स्ट सोल्यूशन के चैनल पे आ चुके हैं। जो पहले मेरा ज़ाती नाम पे चैनल है, इस पे पहले कोर्सेज आते थे। अब हम कोर्सेज मोस्टली अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे डाले जा रहे हैं ताकि आप दोस्त सीखना चाहें सीख लें। आप उस चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा और घंटी के बटन भी लाजमी दबाइएगा, क्योंकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, वहाँ पे नई नई चीज़ें, नए नए इल्म मिलते रहें। और दूसरी बात, उस्मान भाई ने जो कहा था, यकीन कर लीजिएगा ये बहुत ही कीमती बात है। स्टे पॉजिटिव। अल्लाह आपका हामी नसर हो दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।